तो रीसेंट पीरियड्स में येस बैंक में हमें एक जोर का गिरावट देखने को मिला है एंड दिस बैंक हैज करेक्टेड बाय ओवर 50% इन 1 मंथ स्पैन ऑफ टाइम। तो इस वीडियो में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि इसका रीजनिंग क्या था और फिर हम जो करंट सिचुएशंस है उसके बेसिस से एक एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और फिर फाइनली इस वीडियो के एंड में हम एक प्राइस बैंड निकालने का कोशिश करेंगे येस बैंक का फॉर द अपकमिंग 6 मंथ्स। तो इस वीडियो में हम 3 टेक्निक्स देखेंगे। एक है टेक्निक है टाइमलाइन सीरीज, जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे ऑफ द सिचुएशंस व्हिच आर प्रेजेंट राइट नाउ एंड द सिचुएशंस दैट आर कमिंग अप आफ्टर द न्यू एमडी इज सिलेक्टेड। उसके बाद हम एक और सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे हम इफ और सिचुएशन करके कंपैरिजन करेंगे कि अगर पॉजिटिव होता है तब येस बैंक में कैसे अफेक्ट होगा और अगर नेगेटिव होता है तब येस बैंक कैसे अफेक्ट होगा। और फाइनली एक प्राइस बैंड निकालने का कोशिश करेंगे येस बैंक का कि येस बैंक किस रेंज में ट्रेड करने वाला है इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो अब हम येस बैंक का एक टाइमलाइन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अभी तक येस बैंक में क्या हुआ है और आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में येस बैंक का सिचुएशंस कैसा हो सकता है। तो सबसे पहला जो सिचुएशन था, इट हैपेंड ऑन द 19th ऑफ सितंबर, जब आरबीआई ने डिसाइड किया कि राणा कपूर का टेन्योर है इट इज ओनली सपोज टू बी एक्सटेंडेड टिल 4 मंथ्स या 31st ऑफ जनवरी 2019, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 साल का या 3 इयर्स का एक एक्सटेंशन कंसिडर किया था। और उसके बाद 20th सितंबर में जब मार्केट्स फिर से रीओपन हुआ तब इस शेयर में हमें एक 29% का गिरावट देखने को मिला एंड दिस वाज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ आरबीआई। तो उसके बाद 25 सितंबर में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था येस बैंक के लिए, क्योंकि इस डे में येस बैंक के जो करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे वर सपोज टू सिट टुगेदर टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे हमें पता चला कि येस बैंक के जो सेकंड बिगेस्ट प्रोमोटर हैं हु इज मधु कपूर, शी रोट्स या शी हैड रिटन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि राणा कपूर को इमीडिएटली एक लीव में भेज दिया जाए so that Rana Kapoor doesn't interfere with the bank's board of directors on choosing the next managing director। तो ये एक नेगेटिव साइन हमें देखने को मिला इस आर्टिकल से। उसके बाद हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे हमने ये देखा कि मधु कपूर राइट्स टू आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोब इनटू द इंटरनल डीलिंग्स एंड लोन बुक्स अंडर राणा कपूर टेन्योर। तो मधु कपूर को लगता है कि राणा कपूर हैड allegedly manipulated the books of the bank एंड दिस अगेन अफेक्टेड द स्टॉक्स प्राइस। और यहाँ पे भी हमें एक बहुत ही हाई सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इस स्टॉक में ऑन द 25th ऑफ सितंबर। फिर 27th ऑफ सितंबर में एक और आर्टिकल आया था जहाँ पे एनएसई के जो क्वेश्चंस है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइस, फिर ग्रीन बुकिंग ऑफ लोन्स एंड ओवरऑल मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटास का एक इन्फॉर्मेशन आया था। दिस ऑल्सो अफेक्टेड द बैंक्स शेयर प्राइस। पर इस बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दे ऑफिशियली डिनाइड ऑल द एलिगेशंस मेड बाय द एनएसई। उसके बाद 28 सितंबर में हमने एक और आर्टिकल देखा था जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जेपी मॉर्गन and Macquarie brokerage houses keeps a positive stance even after all the mishaps that we've heard so far about the bank. So this was a bit of a positive sign for the bank. फिर 29 सितंबर को हमने एक नेगेटिव न्यूज़ देखा था इस बैंक में जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि केयर रेटिंग एजेंसी विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेट रेटिंग एजेंसी, उन्होंने येस बैंक के जो डेट है उन्हें एक क्रेडिट वॉच में रखा है ताकि अगर ऐसा कुछ होता है एज मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स तब ये जो क्रेडिट का रेटिंग्स है इट विल इमीडिएटली चेंज। तो चलिए अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके उस पीरियड में जाते हैं जब इस बैंक का जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आने वाला है एंड दिस इज द पीरियड ऑफ 31st ऑफ जनवरी 2019। तो नया मैनेजिंग डायरेक्टर जो आने वाले हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ही इज एन आउटसाइडर मैनेजिंग डायरेक्टर। आउटसाइडर मैनेजिंग डायरेक्टर इसलिए क्योंकि फिलहाल जो येस बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दे आर अबव द एज ऑफ 50 या 55 एंड आरबीआई का एक रूल है कि द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज टू रिटायर बाय द एज ऑफ 65। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हो वो शायद एक आउटसाइडर हो। तो अगर ये आउटसाइडर होता है तब ये येस बैंक का जो अग्रेसिव ग्रोथ अप्रोच है वो शायद लॉस्ट हो जाएगा इन द प्रोसेस एंड दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक। उसके बाद जो मेन रीजन है जिसके लिए हमने ये टाइमलाइन ड्रॉ किया है वो है कि जनवरी से फरवरी पीरियड में जब इस बैंक का 2018 का फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट्स आने वाला है तब सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बैंक का जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर होगा ही माइट डिस्क्लोज all the NPA divergence which are recorded
बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नया जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शायद वो सारे एनपीएस को डिस्क्लोज कर दे एक साथ, एज इन द डाइवर्जेंस ऑफ एनपीए इफ एनी। यानी अगर कोई डाइवर्जेंस है इस बैंक में या कुछ घोटाला है इस बैंक में इन टर्म्स ऑफ एनपीए और ओवरऑल बुक मैनिपुलेशन, तब ये उस पीरियड में इसे डिस्क्लोज करेंगे। और अगर ये डिस्क्लोजर होता है उस पीरियड में, तब इस शेयर में उस टाइम में एक बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, विच विल अफेक्ट द शेयर प्राइस वेरी ड्रास्टिकली। तो दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन, और वी शुड वेट फॉर दिस पीरियड, यानी जनवरी से फरवरी मंथ तक हमें वेट करना चाहिए ये स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि उससे पहले हम जब भी स्टॉक में खरीदारी करेंगे इट विल बी अंडर राणा कपूर्स टेन्योर, हु इज करंटली अलेज्ड फॉर मैनिपुलेशन। उसके बाद एक और जो सिचुएशन हो सकता है कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो राणा कपूर के ओवरऑल टेन्योर में, देन ऑल्सो द स्टॉक विल सी अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर। तो फिलहाल जो सिचुएशन है येस बैंक का, वी शुड अवॉइड येस बैंक फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये जो 4 से 6 महीने का पीरियड है, ये पीरियड में इस बैंक में बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगा। और जब तक नया मैनेजिंग डायरेक्टर आके एक ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते, तब तक ये बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें एक बहुत ही अनस्टेबल लग रहा है एज पर ऑल द एनालिसिस दैट वी डन सो फार। तो यही हम कहना चाहते हैं एज पर दिस वीडियो कि 4 to 6 मंथ्स के पीरियड में ये स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। एंड इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी आपको 5 साल या 6 साल का होराइजन में ये कंपनी में रहना है, देन यू कैन ऑफ कोर्स बाय दी शेयर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, पर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये कभी भी बाय करना नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम यस बैंक का एक इफ और सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो करंट अफेयर्स है यस बैंक के लिए वो क्या सिग्निफाई कर सकता है इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में या ओवरऑल जनरल मूवमेंट्स में। तो अब अगर हम इस बैंक का इफ सिचुएशंस देखें विच आर पॉजिटिव, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि आरबीआई इज बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट। तो हो सकता है कि यस बैंक का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है फंडामेंटली वो बहुत ही स्ट्रांग है, और शायद ये एक सिंपल आरबीआई का बुक क्लीनिंग टेक्निक है कि वो जिस बैंक्स में हाई एनपीए डाइवर्जेंस है सिर्फ उन्हें हटाना चाहते हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि यस बैंक वापस अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ जाए एंड उसका जो टैम्परिंग का एलिगेशंस है वो नहीं है इन जनरल। उसके बाद हमने ये भी एक अजम्पशन किया है कि राणा कपूर के एग्जिट के बाद हो सकता है कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये गिरावट का, it can be short-lived and the bank will be back again to its high operation form by the new managing director या CEO of the bank। तो अब अगर हम नेगेटिव साइड का implications देखें इस बैंक में which is the odd situation, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि since Yes Bank is under probation by NSE, SEBI and RBI, it is also quite likely कि शायद Yes Bank is actually guilty of all the allegations which are made to it। तो हो सकता है कि येस बैंक का जो ओवरऑल टैम्परिंग का एक चार्जेस है इन इट्स बुक्स या ओवरऑल फाइनेंशियल्स, तो हो सकता है इट माइट कम ट्रू विच इज़ अ नाइटमेयर फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ द स्टॉक। उसके बाद हमने एक और आर्टिकल देखा है जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि देयर इज अ बैटल बिटवीन द प्रोमोटर्स, यानी राणा कपूर और मधु कपूर के बीच में एक बैटल चल रहा है एंड इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम टू लाइक चूज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर जो येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करेंगे वो शायद ये जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है येस बैंक का उतना अग्रेसिवली ना ले और एक स्लो पेस में मूव करे विच विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ येस बैंक। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है इस बैंक के लिए। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट आर्टिकल है वहाँ पे हमने देखा है कि अगर जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इस बैंक के सारे एनपीए डाइवर्जेंस को एक साथ डिस्क्लोज कर देते हैं आफ्टर ही इज बैक या आफ्टर ही इज इन अ पोजीशन टू डू सो, तब ये बैंक के लिए एक बहुत ही खराब साइन होगा, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डाइवर्जेंस ऑफ अबव 10,000 crores इन द लास्ट 2 financial years ऑफ येस बैंक एज पर आरबीआई। तो अगर 10,000 करोड़ का एनपीए एक साथ आ जाता है इस बैंक के बैलेंस शीट्स में, तब इस बैंक का एक बहुत ही खराब इम्प्लीकेशन होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स, और वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो दिस इज अ नेगेटिव साइन जो हो सकता है वंस दिस न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कम्स इन प्ले। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि बिग म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टर्स डू नॉट अप्रिशिएट एनी alleged न्यूज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसील्ड फाइनेंशियल डेटा। तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो या एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एचएनआई हो,
उनके लिए कोई भी कंपनी में अगर टैम्परिंग का न्यूज़ आता है, दे डू नॉट अप्रिशिएट इट। और इसका कारण यही है कि वो जब एनालिसिस करते हैं, दे टेक इनटू कंसिडरेशन द नंबर्स व्हिच आर गिवन बाय द मैनेजमेंट। तो अगर उसी नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, देन देयर एंटायर वैल्यूएशन गोज ऑफ प्लेट। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है और इसी के लिए हमें बहुत ही एक हाई सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इस स्टॉक में। और हो सकता है कि ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे इस बैंक में जब तक आरबीआई से एक अच्छा क्लीन नॉड नहीं मिलता येस बैंक को। तो हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है कि ये जो सारे फैक्टर्स है जिसे हमने पिछले स्लाइड्स में मेंशन किया था, अगर ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली होता है, तब ये एक बहुत ही प्रेशराइज्ड फैक्टर होगा ये बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। और इसमें एक जो ओवरऑल येस बैंक का जो पॉजिटिव या अग्रेसिव स्टांस था फॉर ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। एंड दिस विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ येस बैंक इन इट्स फ्यूचर एंडेवर्स। तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव साइन हो सकता है इन द और सिचुएशन। तो फाइनली अब हम येस बैंक का एक प्राइस बैंड निकालने का कोशिश करेंगे। और निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये अज्यूम करना है कि इस बैंक का जो फंडामेंटल्स है वो फिलहाल बहुत ही डाइसी है, क्योंकि जब तक इस बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ चूज नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे कुछ भी अजम्पशंस नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल डेटास। तो प्राइस बैंड निकालने के लिए हमें ये अज्यूम करना है कि इस बैंक का क्या प्राइस रेंज हो सकता है बेस्ड ऑन द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो इस एग्जाम्पल में हम दो सिनेरियोज अज्यूम करेंगे। एक है कि ग्लोबल एवरेज पीबी रेशियो क्या है कोई भी बैंकिंग स्टॉक का। तो हमने ये पता किया है कि 1.24 इज द एवरेज पीबी रेशियो ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीइंग अ बैंक। उसके बाद हमें ये भी एक डेटा अज्यूम करना है कि इंडियन बैंक्स का एक एवरेज पीबी रेशियो क्या होता है विथ हाई एनपीएस। तो 2.01 इज द एवरेज इंडियन बैंक्स पीबी रेशियो। तो अब ये दोनों डेटा मिलने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को विद द येस बैंक्स बुक वैल्यू ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, और वो है फाइनेंशियल ईयर 2018। तो 111.55 इज द प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ येस बैंक। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इन द फर्स्ट केस विद द ग्लोबल एवरेज पीबी रेशियो, और वहां से हमें इस प्राइस बैंड का लोअर लेवल मिल जाएगा जो कि 138 है। और सिमिलरली अपर टारगेट प्राइस रेंज के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे द इंडियन बैंक्स एवरेज पीबी रेशियो। तो वो 2.01 है, और फिर से हमें बुक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से 224 का एक टारगेट प्राइस मिल जाएगा। तो अगले 6 महीने वी कैन एक्सपेक्ट कि द प्राइस ऑफ दिस शेयर कैन बी इन द रेंज ऑफ 138 टू 224। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ पे इस शेयर को कम कम क्वांटिटी में खरीद सकते हो। बट इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर देन आई वुड स्ट्रिक्टली सजेस्ट यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक जब तक आरबीआई से एक प्रॉपर क्लियरेंस इस बैंक को नहीं मिल जाता। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो घंटी है उसे ज़ोर से बजाइए ताकि आपको इस चैनल की जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं वो संग संग मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।